चालू कर दो, बीच में टैप कर दो एक बार, धुंधला आएगा, ऐसे टैप कर दो एक बार बस बीच में, सही है। और मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसमें ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर नंबर 1। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि जितने बच्चे आप लोग बैठे हैं ना, मैं सबको बैकअप करा चुका हूं। आई थिंक कहां तक का कि मैंने तुम लोगों को अब तक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं, क्योंकि तुम लोगों से जब मैंने बैच शुरू करा था मैंने पूछा था कि तुम लोग स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करना चाहते हो या बेसिक से बिल्कुल शुरू करें, क्योंकि बेसिक वाली बात है तो मैं आपको बाद में भी करा दूंगा, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इस चैप्टर के एंड में करा देंगे वो चीज, तो है ना। लेकिन शुरू में बच्चों को ये ना लगे कि बहुत बेसिक बेसिक चीजें करा दी। तो हमने जितना भी अब तक करा है ना, बहुत जेन्युइन कॉन्सेप्ट किया है चैप्टर का, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाने वाला है। हमने तुमसे क्या करा भाई, हमने करा एटॉमिक मास। भाई ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि तुम्हें नीचे वाली चीज जरूरी आनी चाहिए बच्चों, वो एक जरिया है उस तक समझने का। तो मॉलिक्यूलर मास सीखा, फिर हमने मोल कॉन्सेप्ट सीखा, और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने तुम लोगों को बेसिकली मीनिंग ऑफ वन मोल समझाने के पीछे ज्यादा जोर दिया कि ये मीनिंग ऑफ वन मोल क्या होता है, ये एक मोल का मतलब क्या होता है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी पाए हैं कि एक मोल का मतलब एक पर्टिकुलर नंबर्स को इंडिकेट करा गया है। जैसे एक दर्जन मतलब 12 होता है, वैसे एक मोल मतलब एक सर्टेन नंबर होता है। क्लियर है कि नहीं, मान के चलो। उसके बाद दूसरी चीज मैं बोलता हूं, मोलर मास। एंड तुम्हें दिख गया होगा कि मोलर मास से इंपॉर्टेंट चीज तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मोलर मास के जरिए ही हम अपने आसपास सब कुछ समझ पाए हैं भाई। क्योंकि मोलर मास जब समझ में आ गया तो उसके बाद तो सारी कहानी समझ में आ ही गई थी। ये लगा लीजिए ना कि सारा खेल टिका हुआ था मोलर मास के ऊपर। अगर मुझे समझ में आता है कि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल है, तो उससे मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। फॉर्म, अच्छा किन किन बच्चों ने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं करा? किसी ने भी नहीं करा वैसे फॉर्म सबमिट? कितनों ने सबमिट करा ये बता दो, कितनों ने सबमिट कर दिया है फॉर्म, क्योंकि आपका डिटेल चढ़ना होता है बच्चों। कितनों ने फॉर्म सबमिट करा है? 1 2 3 4 5 बच्चों ने करा है ना। हाँ तो दे जाओ, हाँ जहाँ तक भर देंगे बच्चे। सो गाइज, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास तो भैया आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। क्लियर था मोलर मास? उसके बाद मैंने तुम लोगों को 2 फॉर्मूले भी करवाए थे लास्ट क्लास में, वो मोल कॉन्सेप्ट के 2 फॉर्मूले थे। आपने मैं को फॉर्मूले नहीं करे हैं, लेकिन बिना फॉर्मूलों के काम हो रहा था ना, बस उसका फॉर्मूला बना दिया कि नंबर ऑफ मोल होएगा मास अपन में क्या, मोलर मास। वो चीज है बस, और कुछ नहीं है। सो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूले वाले भी मैं आपको वीडियो बता दूंगा, उसमें से वीडियो में देखना, वो फॉर्मूला थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो मान के चलो कि ये 4 टॉपिक्स तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं सब बच्चों को, और कुछ ज्यादा नहीं तो आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है, यानी एक मोल क्या होता है, और मोलर मास तुम्हें क्या बयां करता है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर अभी और प्रैक्टिस कराने वाला, इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला, चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बीच में हमें एक टॉपिक को एंट्री देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना हम थोड़े से आगे के टॉपिक में दिक्कत फेस करेंगे। तो ये है बच्चों टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, अब ये क्या चीज है? बड़ी कमाल की चीज है ये भी, क्योंकि हम इस बात को जानने में बड़ी दिलचस्पी भी रखना चाहते हैं कि अगर बच्चों हम पानी पी रहे हैं तो उस पानी के अंदर से हम कितना परसेंट H2O, कितना परसेंट हम बेसिकली उसमें से हाइड्रोजन इनटेक कर रहे हैं, और कितना परसेंट ऑक्सीजन। दैट इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या? कोई चीज किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। तो वाटर, अगर मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी पिया, तो वो जो 1 गिलास पानी पिया, अब ये तो जानते हैं कि उस 1 गिलास पानी में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स, जानते हो कि नहीं जानते? क्योंकि ये चीज तो हम कर चुके हैं। अगर वो 1 गिलास पानी में 90 ग्राम पानी है, कितने ग्राम पानी है? 90 ग्राम पानी, और मैंने ये बोला कि पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का कितना होता है? 18 ग्राम। तो 90 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे? 5 मोल। 5 मोल H2O का मतलब कितना होता है? मुझे पता है, 5 इंटू में 6.02 × 10⁻23। इज दिस क्लियर? क्या तुम ये चीज बहुत इजीली अब कैच कर पाते हो? ठीक है, ये आनी बहुत जरूरी है। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 90 ग्राम मैंने पानी पिया, तो एक्चुअली में मेरी बॉडी में हाइड्रोजन भी गया और ऑक्सीजन भी गया, तो कितना परसेंट हाइड्रोजन गया और कितना परसेंट ऑक्सीजन गया? और 90 ग्राम में से कितना परसेंट हाइड्रोजन का है और कितना परसेंट ऑक्सीजन का है? तो ये बड़ा सिंपल स्ट्रेटेजी पे काम करता है। अगर बच्चों मुझे यहाँ पर मास परसेंट निकालना है हाइड्रोजन का, तो देखो कैसे निकलेगा। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बोलो कैसे निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर्स का? तो मुझे बताइए H2O का टोटल मास कितना है? नीचे आएगा टोटल मास, टोटल मास, ऊपर बोलो क्या आएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू में बोलो कितना आएगा? 100। हमेशा मुझे बताओ परसेंटेज कैसे निकलती है? परसेंटेज कैसे निकलती है? ऐसे तो निकलती है ना, टोटल में से तुम्हारा कितना है आया भैया, इनटू 100 कर दो। तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो आप बोलोगे H2O का टोटल मास बोलो कितना होता है? 18। अब आप कहेंगे सर 18 यू बोलूं या 18 ग्राम बोलूं?
देखो भाई, अगर 18 ग्राम बोलोगे तो उसमें से 2 ग्राम हाइड्रोजन का है, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। अगर आप 18 ग्राम बोलोगे तो 2 ग्राम किसका बोलो, हाइड्रोजन का। और अगर आप मॉलिक्यूल पे बात करोगे, किस पे बात करोगे, मॉलिक्यूल पे, तो 18 यू बोलोगे तो 2 यू किसका बोलो, हाइड्रोजन का। तो भी बात वही आनी है, क्योंकि यू से यू कटना है और ग्राम से ग्राम कटना है। तो आपको वो मास वाली टेंशन लेनी नहीं है। आप समझे बच्चों, क्या होता है ना, बच्चे बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यू और ग्राम में कैसे हम इस्तेमाल करें। बच्चों अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं कि भैया 18 यू, और उस 18 यू में से 2 यू किसका बोलो, हाइड्रोजन का। बट आप जानते हैं कि अगर मैं 1 मोल H2O की बात कर रहा हूं, कितनी बोलो, 1 मोल H2O, तो उसका वजन कितना होता है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O बोलूंगा तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, बोलो 2 ग्राम। तो आपको ये 18 पे 2 ही आएगा, जब तुम जैसे मर्जी कर लो, इससे ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। जो 10th क्लास में सीखा था वही अपनाओ, कि तुम्हें पता है H2O का टोटल मास कितना होता है, 18 18 18, उसमें से हाइड्रोजन का बोलो कितना होएगा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, तो बोलो कितना आएगा, 2 इंटू कर दो 100, बोलो कितना आएगा सब बताओ। तो 2 से 18 जाएगा 9 पे, 100 बाई में कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आ जाएगा बताओगे जरा। तो ये आ रहा है 1, फिर यहां पर आएगा 1 पॉइंट में 1 1, तो 11.11% वैल्यू आ रही है, बोलो किसकी, हाइड्रोजन की। मतलब कि H2O जब हम पीते हैं तो बेसिकली जितना भी आपने पानी पिया उसमें से कितना मास परसेंट होता है बेसिकली हाइड्रोजन का, सिर्फ 11.11%। समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। अगर बच्चों में बात करूं कि मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, मुझे बताना ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा, तो बोलोगे इस 18 ग्राम में से 16 ग्राम बोलो क्या है, ऑक्सीजन है, इंटू 100 कर देंगे। वैसे मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि काटेंगे, वैसे तो ये 8 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इस परसेंटेज को, लेकिन पूरा पूरा वहां से क्लियर दिख रहा है, दोनों का मिला के 100% बनना चाहिए, दोनों का मिला के। तो कितना आएगा बताएगा कोई, कितना आएगा, 88.88%। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, कह रही तो 99.99 आएगा है। वो कीटाणु वाला हो गया कि डेटॉल साफ करे इतने परसेंट कीटाणु, वो 0.01% छोड़ क्यों देता है, को पता है क्यों छोड़ देता है वो है, किसी को पता है डेटॉल वाले ऐसे क्यों करते हैं कि 99.99% ही साफ करेगा, बताओ। नहीं कर पाया तो कोई केस डाल देगा, कोई सन की साइंटिस्ट निकला है ना, घर में ही लैब खोल के बैठा है, उनने कीटाणु साफ करे और नहीं हुए साफ ना, तो वो केस डाल देगा। तो ये क्या कहते हैं डेटॉल वाले कि हमने तो बोला था 99.99% ही साफ करता है, 0.01% तो रह जाता है, तो केस ना डाल दे इसलिए वो ऐसा लिखते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये बेसिकली यहाँ तो कोई केस नहीं है बच्चों, ये बेसिकली अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये बेसिकली ये 88.88 करके आएगा, तो 88.89 हो जाएगा, एक वो 11.11 हो जाएगा, तो वो टोटल करके 100% ही आएगा। तो 99.99% को भी नियरली हम 100% ही मान के चलेंगे, सो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बताओ बच्चों मुझे। मतलब ये है सौरभ कि अगर मैं 100 ग्राम पानी पी रहा हूं, सपोज कितना ग्राम पानी पी रहा हूं, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से कितने ग्राम हाइड्रोजन बॉडी में गई, 11.11 ग्राम क्या गई बोलो, हाइड्रोजन बॉडी में। और कितने परसेंट ऑक्सीजन बॉडी में गई, 88.88% ऑक्सीजन गई है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में गई जैसे मर्जी गई, लेकिन बॉडी में इतनी परसेंट ऑक्सीजन गई। क्या मैं सही कह रहा हूं, समझ नहीं आया। तुम जो भी खा पी रहे हैं ना भैया, कुछ कुछ ग्राम जितना भी ले रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट किसी चीज का है और कुछ परसेंट किसी चीज का है, इसको बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये जानना भी बहुत जरूरी था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं बच्चों कि आप लोग बेसिकली ग्लूकोज देते हैं, तो ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, C6H12। आजकल गर्मियां हैं तो आप लोग बहुत ज्यादा ग्लूकोन डी वगैरह पे ध्यान देंगे, उनमें कुछ ग्लूकोज के बेसिकली पार्टिकल्स मान लीजिए C6H12O6। तो अगर मैं तुमसे जानना चाहूं इसमें कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, तो क्या निकाल पाओगे, निकालोगे, ट्राई करोगे, करो ट्राई हैं। मास नहीं बताऊंगा ये तो तुम करो। अरे तो ये तो कार्बन का 12 सबको याद, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। मैंने तो भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं दिया जिसमें ऐसा एटम हो, जैसे आयरन आ गया, मैग्नीज आ गया, तुम्हें पता ना हो। इनका तो पता होना चाहिए। इसका करो, और किसका करोगे, C2H5OH, ये कौन है, इथेनॉल है, अल्कोहल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन आप लोगों के मन में एक मिथ है, जो अल्कोहल होती है क्या उसमें इथेनॉल ही होता है, जो ड्रिंक वाली अल्कोहल होती है क्या उसमें प्रॉपर इथेनॉल होता है। नॉलेज पर्पस के लिए बताया था, नहीं पता था ऐसे नहीं मुझे पता है तो मैं पीता हूं, ये मतलब नहीं है, कह रहे नहीं सर हमें नहीं पता। इथेनॉल मैं नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि इथेनॉल जो बेसिकली होता है बच्चों, ये इतना स्ट्रांग होता है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमारी जो बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए जो अल्कोहल बनाई जाएंगी उसमें इसका कॉन्स्टेंट रखा जाएगा 5 से 10%। कितना बोलो, 5 से 10%, क्योंकि हमारे पास लेबोरेटरी इथेनॉल होता है, हमारे पास लेबोरेटरी इथेनॉल है, अभी भी रखा हुआ है हमारे पास। और लेबोरेटरी इथेनॉल ये मैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बच्चे कभी कभी हरकत कर देते हैं ऐसे बच्चे, बताता हूँ क्या क्या हरकत कर देते हैं, सुन लो।
ये लैब में इथेनॉल रखा हुआ है हमारे पास, स्मेल बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे कि अल्कोहल करेगा, ग्लिसरीन करेगा, बाकी सारी चीज करेंगे, समझना मेरी बात को। सो बिल्कुल वही स्मेल करेगा। तो कभी कभी बच्चे शरारत पने हुए चक्कर में कहते रहे एक 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 लेके देख कैसे हो जाएगी, हैं स्कूल के बच्चे के, हम तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं बहुत टाइम से, हमें पता है बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो अल्कोहल होता है, दिस इथेनॉल इज ऑलमोस्ट 99.9% प्योर इथेनॉल। एंड ये इतना डेंजरस है बेसिकली, जैसे पूरा एसिड और बेस होता है ना, इस तरह का है। अगर आपने इसको बेसिकली बॉडी में लिया तो ये कहानी खत्म कर सकता है, ध्यान रखना, समझ में आ रही बात। जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अल्कोहल बनाया जाता है उसमें इथेनॉल की मात्रा मैं बोल रहा हूँ 5 से कितनी होती है, 5 से मात्र 10% तक। तो इसलिए बकायदा जिस समय लेबोरेटरी की पैकिंग हो रही होती है ना, उसमें बड़ा बड़ा वैसे सफेद बोतल है और फिर रेड कलर की चिट लगाई जाती है। कलर्ड बोतल बनाई नहीं ताकि छिप ना जाए वो चिट ना, तो उन्होंने क्या करा, व्हाइट बोतल बनाई और रेड कलर की चिट लगाई उसके ऊपर, नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्या लिखा? और किसी पे नहीं लिखा उन्होंने, H2SO4 पे नहीं लिखा नॉट रेड, उनको पता है नहीं पिएगा वैसे ही। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उनको पता है H2SO4 नहीं पिएगा, लेकिन इसके साथ हरकत कर सकता है बंदा, इसे ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे पास भी इथेनॉल है, हम भी लैब में इस्तेमाल करेंगे, हम भी काम करेंगे, तो कोई भी बच्चा घुट मत खींच जाना उसकी, ठीक है? कहीं हमें लेके भागना पड़ रहा है यहाँ पर कोई डॉक्टर भी ऐसा नहीं जो बचा लेगा। क्लियर? जल्दी करके दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का बताओ। नहीं आ रहा? हर्षित नहीं हो रहा? इजी है बिल्कुल। अगर आप पहले क्या करो, पहले आप इसका मास निकाल लो टोटल। सो टोटल मास का कितना आ रहा है बेसिकली, चाहे मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है बताओ जरा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका, 6 इंटू में बोलो कितना आएगा, 12, फिर 12 इंटू में 1, और फिर ऑक्सीजन का 6 इंटू में बोलो क्या, 16। मैं ये सब तुम्हें बता चुका हूँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मासेस के बारे में पहले से। तो ये कुल मिला के तुम्हारा बन रहा है 72 जमा 12 जमा 96। हमें तो याद है वैल्यूज, ये 180 आ जाएगा। 180 यू बोल दो या 180 ग्राम बोल दो, अगर आप बात कर रहे हो मोलर मास की तो, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास 180 यू है तो मोलर मास 180 ग्राम होगा। क्लियर है कि नहीं स्वास्तिक? अब मुझे बताओ जरा इसका परसेंटेज कितना आएगा, बताओ जरा। परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, ग्लूकोज में कितना परसेंट कार्बन होता है? 14% है, 40%? 40%, ठीक है। सो आपने बोला कि सर 6 इंटू में 12 और डिवाइड बाय टोटल बोलो कितना आएगा, 180। 180 में से 72 जो है वो कार्बन की वजह से है, तो सर परसेंटेज निकल जाएगा। एग्जैक्टली आ रहा है 40, तो 40% की परसेंटेज आ रही है। फिर तुमने बोला सर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आएगा 12 डिवाइड बाय 180 इंटू में 100, कितना आ रहा है, 6.66%।
और बच्चों तीसरे वाले में थोड़ी सी आप स्मार्टनेस दिखाइएगा हमेशा कि इसकी कितनी आएगी, 6 गुना में 16 डिवाइड बाय 180 इंटू में 100, अरे यही तो होगा 96 बाय में 180 के 180 में से 96 ग्राम इसका बेसिकली इंटू में 100 कर देंगे। सीधी बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा बेसिकली, मैं तो कह रहा हूं जितना इन दोनों का है बाकी का सारा बचा हुआ इसी का है 100% में से, क्योंकि कोई भी चीज टोटल कुल मिला के 100% होगी, बोलेंगे परसेंटेज में से आउट ऑफ 100 होती है। सोरा बात समझ में आ रही है? तो या तो तुम इसको कैलकुलेट करो या दिमाग लगाओ कि सीधा 100 में से इन दोनों को घटा दो, तो 100 में से इन दोनों को घटाओगे तो निकल के आएगा 53.33%, वो 99.9 वाला हिसाब बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिद्धि नहीं है बात समझ में, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कितना परसेंट ऑक्सीजन, कितना परसेंट हाइड्रोजन, कितना परसेंट कार्बन, क्लियर हुआ? हिमांशु क्लियर हो रहा है? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट पे आओ फटाफट से। दिस इज अल्कोहल या इथेनॉल बेसिकली। सो इसमें कितना परसेंट कार्बन है बोलो, परसेंटेज ऑफ कार्बन बोलो कितना आएगा? तो 2 कार्बन है तो बोलो कितना आएगा, 2 इंटू में 12 डिवाइड बाय में, पहले टोटल करना चाहिए था हमें, तो टोटल बोलो कितना आएगा बच्चों? सो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली अगर मैं निकालूं 46 आ रहा है। ओके, सो 2 कार्बन का आएगा 2 गुना में 12, फिर बच्चों 5 हाइड्रोजन की बजाय में सीधा 6 हाइड्रोजन बोल दो ना। अरे एक यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, एक वहां पर है, तो बोलेंगे 6 हाइड्रोजन हैं। सो 6 गुना में 1 और 1 ऑक्सीजन है तो 16, तो 6 और 16 22 और 24 46 आ रहा है बच्चों, 46 आ रहा है। कार्बन का बोलेंगे 24 है 46 में से, कितना आ रहा है? निकाला नहीं, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आएगा 6 बाय में 46 गुना में 100, और ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 16 बाय में 46 गुना में 100। और यहां से आप इसको नेटशेल करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ भाई, बहुत आसान है, ये लड्डू टॉपिक है बिल्कुल, है ना। शुगर क्या होती है, क्या होता है फॉर्मूला शुगर का? शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। दिस इज योर शुगर। शुगर मतलब जो घर में इस्तेमाल कर रहे हो शुगर, वो किस मोलिकुलर फॉर्मूले से बनी हुई है? तो इससे बनी हुई है, ठीक है। तो ये शुगर का फॉर्मूला है, और मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कहा ही था कि बस आपको कोई चीज किस मॉलिक्यूल से बनके बनी है, अगर ये तुम्हें पता लग गया तो फिर सारी कहानी खत्म है, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। हम पहले इसका मोलर मास निकाल सकते हैं मोलर मास, फिर हम देख सकते हैं शुगर अभी कितने ग्राम है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा कितने मोल पार्टिकल है ना। तो ये सब हमने सीख लिया, थोड़ा दिमाग आपको चलाने की कोशिश करनी है, चीजें बहुत आसान है। अब इसका घर पे कर लेना, ये तो घर पे कर लेना, हो जाएगा पक्का। सो ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए अब दूसरी बात मैं और सिखाता हूं तुम लोगों को। मैंने तुझे पहले बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आप C6H12O6 को बोलो क्या लिख सकते हो? सब बच्चे देखना भाई, थोड़ा नॉलेज और बस के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करना है टॉपिक के अंदर में। तो बोलेंगे C6, और ये है बच्चों H2O भी 6। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं C6 और H2O भी 6, तो मुझे पता लगेगा ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि हाइड्रेटेड कार्बन हो। हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन इन हाइड्रेटेड फॉर्म, कुछ कार्बन है और कुछ हाइड्रेट फॉर्म में, बोला है कि नहीं। सो कार्बन इन हाइड्रेटेड फॉर्म इज टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट। क्या बोल दिया? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो पता लगेगा कार्बन इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। तो ये कार्बन इन द हाइड्रेटेड फॉर्म बेसिकली, और ये हमारी बॉडी के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इसकी कि पानी और कार्बन बेसिकली दोनों चाहिए साथ में होता, तो बोलो क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज में ये चीज होती है। आप शुगर को एक बार देखो, शुगर को आप लोग देखो C12H22O11, बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ? C12, और ये बन जाएगा H2O11। क्या बन जाएगा? देखो ना, 2 को 11 से करोगे 22 आएगा, और ऑक्सीजन 11 आएगा। उधर देख लो, 6 को 2 से करोगे 12 आएगा, ऑक्सीजन को 6 से करेंगे 6 आएगा। सिद्धि नहीं आ रही बात समझ में? भाई सिंपल सी बात है, वही तो चीज है। C12H22O11 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं पक्का। तो ये बन गया हाइड्रेटेड कार्बन, ये भी बन गया हाइड्रेटेड कार्बन, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग है। एक को बोला ग्लूकोज, एक को बोला अपने सुक्रोज या बेसिकली शुगर जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज है। तो ये थोड़ा सा बस मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के पर्पस बता दिया। लेटर ऑन हम इसको पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के अंदर, इसे थोड़ा सा ऐड कर दिया यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब मुझे एक बात है, वैसे तो ये वाटर का कराया मैंने तुम्हें, ग्लूकोज कराया मैंने तुम्हें, अल्कोहल कराया मैंने तुम्हें, सुक्रोज कराया, शुगर कराया बेसिकली। तो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का आ जाए, मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे टोटल मास निकालना है और इंडिविजुअल एटम्स के मास कितने हैं उसका परसेंटेज फाइंड कर लेना है, तो उसका आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है कि नहीं? मुश्किल तो है नहीं यार ये ना। अगली बात पे आ जाऊं, चलिए नेक्स्ट। क्या चीज? हाइड्रेटेड? ना 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 ना, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास।
चलिए एक और बड़े बढ़िया टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं अब। चलिए बच्चों में एक बात आता तुम लोगों को, बड़ी मजे की बात है, ध्यान सुनना। हमने जब एटॉमिक मास, मेरे से सबने एटॉमिक मास पढ़ा है ना, आप लोगों को भी काजल हिमांशी मैंने करा दिया एटॉमिक मास, आपको भी मैंने करा दिया, और आपको जितिन हुआ है ना एटॉमिक मास या नहीं हुआ है? ठीक है। सो एटॉमिक मास आप लोगों का हुआ है, अब ढंग से आप लोगों को सुनना है। मैंने बोला था एटॉमिक मास बेसिकली किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग ना के बराबर होता है, ऐसे कुछ मैंने बताया था। अब मेरी पूरी बात सुनना, तुम लोग कार्बन के मास को कितना बोलते हो? 12 बोलते हो। क्या बोलते हो? 12। लेकिन बुक्स जब पीछे लिखते हैं तो एग्जैक्ट लिखते हैं 12.01 यू। कितना बोलते हैं? 12.01 यू। एक और मजे की बात आता हूं, जैसे कि क्लोरीन होता है। अब क्लोरीन जो होता है वो तो होना चाहिए बेसिकली 17, 34 या 35, इसका कुछ ऐसे होता है बेसिकली कि 17 प्रोटॉन है और 18 बेसिकली बोलो क्या है? न्यूट्रॉन है। तो इसका मास बोलो कितना होना चाहिए? 35 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो? 35 ही। बट इसका जब क्लोरीन का हम एग्जैक्ट लेते हैं ना मास, जब क्वेश्चंस के अंदर लिया जाता है तो बुक्स कहती हैं कि आपको 35.5 यू लेना है। कितना लेना है बोलो? 35 पॉइंट। एंड ये बात थोड़ी सी हमें बड़ी अटपटी सी लग रही है कि यार जब 35 है तो फिर 35.5 क्यों लेना है? सोचने वाली बात है। जब 12 है तो 12.01 क्यों लेना है? हाइड्रोजन का 1 यू होता है वैसे, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, लेकिन 1.008 यू होता है। लेकिन मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, 1.008 की जगह पे 1 लोगे, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। 12.01 की जगह पे कार्बन का 12 लोगे, कोई टीचर गलत, क्योंकि मैं तो पीछे 12 लेके करा रहा हूं, हाइड्रोजन का 1 लेके करा रहा हूं। आ रही बात समझ में? लेकिन एग्जैक्ट भी ऐसा ही क्यों है? एग्जैक्ट 12.01 कहां से आ गया वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। मैंने बोर्ड पे एक टॉपिक का नाम लिखा है एवरेज एटॉमिक मास। तो तुम्हें मैं बताता हूं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ध्यान से आप लोगों को सुनना है इस चीज को, ये समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा। तुम्हें एक चीज पता लगेगी और बढ़िया सी, एवरेज एटॉमिक मास में देखो बच्चों, हमने ना एटम्स को नाम किसके आधार पे दिया? अगर तुम लोग मुझे बताना चाहते हो तो बताओ। एटम्स को नाम हमने किसके आधार पे दिया? प्रोटॉन के आधार पे, न्यूट्रॉन के आधार पे, या इलेक्ट्रॉन के आधार पे? मुझे बताओ जरा। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं साइड में। एटम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, बोलो किसके नंबर के आधार पे? प्रोटॉन के आधार पे, न्यूट्रॉन के आधार पे, क्या लगता है इलेक्ट्रॉन के आधार पे, या नन? प्रोटॉन के आधार पे। आपको पता है जैसे हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम के पास 2 होता है, लिथियम के पास 3 होता है, बेरिलियम के पास 4 होता है। प्रोटॉन ही ऐसे बढ़ता है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन में तो बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो एटम को नाम नहीं दे पाते। सौरभ क्यों नहीं दे पाते? सोच के देखो, नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं सोडियम के पास कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्योंकि एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो सोडियम प्लस बन जाता है, और उसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो अगर मैं ये बोलता कि 10 इलेक्ट्रॉन वालों को बुलाएंगे नियोन, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन लग सकता है? बोलो 10। आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है? क्योंकि 2,8,1 होता है, 2,8,1 होता है, तो आपको पता है वो 1 लॉस करके अपनी स्टेबिलिटी ला सकता है। सेम फ्लोरीन होता है, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,7 होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है जिससे वो स्टेबिलिटी ला सकता है। बोलो ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये लेके 10 बना सकता है, वो छोड़ के 10 बना सकता है, नियोन के पास भी 10 है, तो यार कितने सारे के पास 10 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो नाम दे नहीं सकते थे। समझे मेरी बात को? ऐसे बच्चों न्यूट्रॉन के आधार पर भी नाम नहीं दे सकते, बिकॉज न्यूट्रॉन का संख्या भी ना 2 एटम्स के पास एक जैसा देखने को मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है ना? मैं दिखा दूंगा किस तरीके से। एक कार्बन ना बच्चों, एक कार्बन ऐसा भी मिलता है 6-14 वाला। 6-14 वाला मतलब कि 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और अगर नाइट्रोजन की बात करें हम, तो नाइट्रोजन होता है 7-14। तो मैं आपको बता देता हूं, बल्कि 13 वाला भी मिलता है, 13 वाला भी मिलता है, भी सिखाऊंगा। 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। इसके पास भी 7 प्रोटॉन है और 7, तो नाइट्रोजन के पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो यार न्यूट्रॉन के आधार पर भी नाम नहीं देते। मैं आपको बता देता हूं, हमने जो नाम दिया ना वो किसके आधार पर दिया? बोलो प्रोटॉन के आधार पे। और इस बात को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मैं तुम्हें मतलब समझाया तो सिंपल सा। हमने बात ये याद करी कि जिन जिन स्पीशीज के पास 1 प्रोटॉन होगा, कितना बोलो? 1, हाइड्रोजन बुलाओ उनको। जिन जिन के पास 2 प्रोटॉन होंगे उनको क्या बुलाओ? हीलियम। 3 प्रोटॉन होंगे, बोलो क्या बुलाओ? लिथियम। 4 वालों को बेरिलियम, 5 वालों को बोरोन, ऐसे 6 वालों को कार्बन, ऐसे हमने बोल दिया। समझ में आ गई बात? लेकिन अब एक दुविधा हमारे सामने खड़ी हुई
वो क्या कि हमें ना जब कार्बन को देखा ना तो कार्बन की 3 स्पीशीज मिली नेचर के अंदर। कैसी? मतलब 3 ऐसे हमें एटम्स मिले बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। 3 ऐसे एटम्स मिले जिनमें 6 प्रोटॉन थे। कितने प्रोटॉन थे बोलो? 6। भूलिए मत, नीचे वाले नंबर को मैं हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलता हूं। 6 प्रोटॉन थे और उसमें 12 टोटल पार्टिकल थे, मतलब 6 न्यूट्रॉन थे। कितने न्यूट्रॉन थे बोलो? 6। और फिर दोबारा मुझे एक और ऐसा स्पीशीज मिला जिसमें 6 ही प्रोटॉन थे। मैंने कहा यार 6 ही प्रोटॉन मिले तो पक्का उसको कार्बन ही बोलना पड़ेगा जबरदस्ती। क्या बोलना पड़ेगा बोलो? कार्बन। लेकिन उसमें जो टोटल संख्या थी वो 13 थी। टोटल संख्या बोलो कितनी थी? 13। और फिर मैंने बोला एक और स्पीशीज मिल गई जिसमें 6 ही प्रोटॉन है, बस उसमें टोटल पार्टिकल बोलो कितने हैं? 14 है। टोटल पार्टिकल कितने हैं बोलो? लेकिन सब में प्रोटॉन 6 थे, इसलिए मैं इनको कोई और नाम नहीं दे पाया। सबको मेरे को जबरदस्ती बोलो क्या बोलना पड़ा? कार्बन। और ये सारे कार्बन एक जैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे बोलो? सोचो क्यों नहीं थे? क्योंकि सर इसका मास 12 यू आएगा, इसका बोलो कितना आएगा? 13 यू, इसका बोलो कितना आएगा? 14 यू। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। तो सर ऑब्वियस सी बात है तो सबसे हैवी वाला कार्बन है। लेकिन कार्बन ही क्यों बोला भाई? क्योंकि सब में 6 प्रोटॉन है। सब में बोलो क्या है? क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा इनको? तुमने कुछ नाम दिया 9th 10th में? आइसोटॉप्स। ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक छोटी क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाह रहा था बस। तो बच्चों इनको क्या बुलाते हैं बच्चों? आइसोटॉप्स। क्या बुलाते हैं? या आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं हमारे नेचर के अंदर जिनके पास बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, इसलिए उनको एक ही नाम देना पड़ता है। बस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सबके पास क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो मुझे बताओ नेचर में कौन कौन सा कार्बन मिलता है बोलो? नेचर में 12 यू वाला कार्बन भी है, नेचर में 13 यू वाला कार्बन भी है, और नेचर में 14 यू वाला कार्बन भी है। समझने की कोशिश करना, शास्त्रीय बात समझना की जब नेचर में ढूंढने गए ना तो पता लगा कि ऐसे एटम जिनके पास 6 प्रोटॉन है, ऐसे एटम 3 तरह के हैं। कितने तरह के बोलो? 3। सबके पास ही 6 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग है। के बाद 6 न्यूट्रॉन है, के बाद 7 न्यूट्रॉन है, एक बार 8 न्यूट्रॉन है। तो सबके मासेस भी अलग अलग है। इसके लिए सीधी आपने एटॉमिक मास वाली क्लास अटेंड नहीं करी है। करिए एटॉमिक मास वाली क्लास, करनी पड़ेगी। आप जितना पीछे छोटा रहेगा प्रॉब्लम करेगा, तो आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ये बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक सा लगेगा। सो 12 यू इसका, 13 यू इसका, 14 यू इसका। लेकिन मुझे बताओ तुमने कार्बन का मास कितना बोला? 12.01। यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना। नेचर में तो 14 यू वाला भी है ना। कोई कहे कि जब मैं इस कार्बन का मास ले रहा हूँ, इस लकड़ी वाले कार्बन का मास ले रहा हूँ, तो मैं 12 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ बोलो? आप कहोगे सर क्या गारंटी है कि इसमें कार्बन 12 वाला है? क्या पता कार्बन 14 वाला हो, क्या पता कार्बन 13 वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर ये तो गड़बड़ है। अब आप बोल रहे हो 3 तरह का कार्बन होता है सर, एक का 12 होता है, एक का 13, एक का 14, तो फिर आप हर बार 12 क्यों दिलवा रहे हो हमें? क्या पता ग्लूकोज के अंदर 12 ना हो, 13 वाला हो, क्या पता 14 वाला हो? बोले है कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज पे पहुंचे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे पहुंचे। हमने क्या पाया? हमने कहा चलो इसका एक जुगाड़ है हमारे पास। हमने कहा इन आइसोटॉप्स को पकड़ा हमने, और आइसोटॉप्स को देखा, ये कार्बन 12 वाला आइसोटॉप है, ये कार्बन 13 वाला आइसोटॉप है, ये कार्बन 14 वाला आइसोटॉप है। और मैंने क्या करा, जैसे 6 है, ये 6 है, ये 6 है, मैंने कहा यार इनकी ना परसेंटेज अबंडेंस बताओ, इनकी ना परसेंटेज अबंडेंस बताओ। परसेंटेज अबंडेंस होता है मतलब कि नेचर में कितने कितने परसेंट मौजूद है, कितने कितने परसेंट ये मौजूद हैं, मतलब ये कितना परसेंट देखने को मिला, ये कितना परसेंट, ये कितना परसेंट। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक किसके पास है? दिखाना एक बार। रटना नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को पेपर के अंदर बना बनाया, तुम्हें तो आंसर करना है बस। तो परसेंटेज अबंडेंस बता बच्चों उसका कितना मिला, ध्यान से सुनना। ये मिला हमें, पता है कितना? ये मिला हमें 98.892%। ये हमें मिला 1.108%। और ये हमें मिला 2 इंटू में 10⁻⁻10%। और इनके यहां पर दिए गए एटॉमिक मासेस कि इनके एटॉमिक मास कितने हैं बच्चों, तो बताया गया कि इसका एग्जैक्टली 12 यू है, इसका 13.00335 यू है, इसका 14.00317 यू है। एंड डोंट बी कंफ्यूज विद दिस डेसिमल्स के बाद जो मिल रहा है। आप नियरली ये 12 बोलिए, इसको नियरली 13 बोलिए, इसको नियरली 14 ही बोलिए। 14.00 है यार, 14 मान लीजिए, 13.00 है, 13 मान लीजिए अंदाजन, और ये 12 है बेसिकली। तो बड़ी कमाल की चीज मिली है तान्या, ध्यान से देखना है, पीछे खुशी। कार्बन 12 वाले बच्चे कितना परसेंट है नेचर में? 98.89 यार, लगभग 99% है। मतलब नेचर में जितना भी कार्बन है लगभग 99% कार्बन कौन सा है? 12 वाला। 13 वाला कितने प्रतिशत है बोलो? लगभग 1%। अब आप कहोगे सर 100 हो गया पूरा, ये कितना है? अरे भैया 2 इंटू 10 की पावर -10, 2 इंटू 10 की पावर -10। अभी 2 इंटू 10 की पावर -10 कितना परसेंट है आप बताओगे जरा? 2 इंटू 10 की पावर -10 का मतलब है 2 अपॉन में 10 की पावर 10, यानी 2 अपॉन में नीचे आएंगी 10 जीरो, समझ रहे हो? तो आएगा 0.000000002%। तो बिल्कुल ना के बराबर है। कोई ढूंढना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से, तब शायद मिलेगा कभी जाके, बोलो है कि नहीं?
तो अगर मैं ये कहूं कि यार आप लोग कहोगे सर इसका क्या पता 14 वाला हो, तो मैं कहूँगा यार बहुत मुश्किल सी चीज है यार 14 वाला मिलना, और 13 वाला मिलना भी बड़ी मुश्किल सी चीज है। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं ना, सुन तो जाना सारी बातें, 12 13 14 का एवरेज ले लेते हैं। तो 12 13 14 का एवरेज कितना आएगा? 13 आएगा। 12 13 14 का एवरेज, अरे एवरेज निकालना आता है, 12 13 14 तीनों को जोड़ूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, सीधे यहां पर जान दो, 12 13 14 तीनों को जोड़ूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 39/3 आएगा 13। तो 13 की एवरेज आएगी। मैंने कहा 13 मानने लग जाओ यार, फिर भी लोचा है यार, क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंस तो इसी की है ना। आपको सर आप 13 मान रहे हो, लेकिन 99% जगहों पे ये 12 वाला ही बैठा हुआ है। इसे कहा गया कि आपको जो एवरेज निकालना है ना, यहाँ पर ये आपको वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज का मतलब होता है बच्चों सबको वेटेज देते हुए कि किसकी वेटेज कितनी है, और ये कैसे कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोगों ने जब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला ना, अभी शुरू में हल्का सा मुश्किल लग जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना होता एवरेज एटॉमिक मास के दौरान, तुम्हें सम करते चलना है। सम मतलब इस समेशन का सिंबल है, जोड़ते चलना है। किसको बोलो? यहां पर आप जोड़ेंगे परसेंटेज अबंडेंस, कौन कितने परसेंट अबंडेंट है, परसेंटेज अबंडेंस इनटू करोगे आप बोलो क्या? एटॉमिक मास। जैसे कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बोला 12, कितना बोला? बोला 12। अब 12 की कितनी परसेंट वेटेज लेनी है? जितना परसेंट वो दिया हुआ है। कितना बोलो? 98.892%। तो बोलोगे 98.892% है, तो परसेंट हमेशा कितने में से होता है? आउट ऑफ 100 होता है, आउट ऑफ 100 होता है। तो आउट ऑफ 100 लिया गया बेसिकली। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जो बता रहा हूं ना बस उसको ध्यान से सुनना है कि 12 वाले की वेटेज इतनी परसेंट के हिसाब से लूंगा, मतलब इतनी परसेंट वेटेज 12 को दी गई। 12 का जो वेटेज है ना वो अपने आप ज्यादा हो जाएगा, 13 का वेटेज कम होने वाला है, क्योंकि 13 का कंसिडरेशन कितने परसेंट पे लिया गया? बोलो 1% पे। तो वो कितना लिया गया? बोलो 13 इंटू में 1.108 अपॉन में बोलो कितना? 100। डोंट वरी। एंड जो मैंने 14 वाला बोला, 14 वाले का कितना आएगा बच्चों? 14 वाले का कितना आएगा? 2 इंटू में 10 की पावर कितना? -10, -10, और डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? 100। कितना आएगा बोलो? 100। आप थोड़ा सा वेटेड एवरेज को समझने की कोशिश करें बच्चों। आप मुझे बताना कि सबसे ज्यादा वेटेज किस पे आने वाली है? बोलो 12 की वेटेज इंक्लूड होने वाली है, और सबसे कम किसकी होने वाली है? बोलो 14 की, क्योंकि 14 बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर जब तुम्हें टोटल कैलकुलेशन करोगे, अभी तुम्हें कैलकुलेशन से ज्यादा मतलब नहीं है, हालांकि घर पे कैलकुलेटर लेके बैठ जाना और कर लेना, लगभग ये तो जीरो ही है, ये तो लगभग अरे जीरो ही है, 0.000 करके कुछ बनने वाला है। इन दोनों का टोटल जोड़ के देख लेना, आपका आंसर आएगा 12.01। कितना आएगा बोलो? 12.01 यू। तो ये 12 से थोड़ा बढ़ क्यों गया? 12 से थोड़ा बढ़ क्यों गया? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे नेचर में 13 वाले कार्बन की भी अबंडेंस है, तो इसलिए थोड़ा सा जो एवरेज मास लिया गया वो कितना लिया गया? 12.01। खुशी बात समझ में नहीं आई? अभी ये बात तुम्हें और अच्छी समझ में आने वाली जब मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन तुम्हें पहले वाले में कुछ क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। भैया नेचर में सिर्फ कार्बन एक ही तरह का नहीं है, ये मिसकंसेप्शन दिमाग से पहले हटाओ। कार्बन एक ही तरह का नहीं है, स्वास्थ्य कार्बन 12 वाला भी है, कार्बन 13 वाला भी, कार्बन 14 वाला भी। इसलिए 1U की डेफिनेशन याद करो, वहां पर क्या बोला? इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। क्यों लिखने की जरूरत थी कार्बन 12 एटम? क्योंकि कहीं बच्चा ये ना समझ ले कार्बन 13 का वो 12 से डिवाइड कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा यार। तो कार्बन 12 को 12 से डिवाइड करा, मतलब जिसके 12 पार्टिकल थे उसको 12 से डिवाइड करा, तो एक पार्टिकल का मास है। बोलो क्लियर है कि नहीं? 13 वाला लेते तो 13 से डिवाइड करना पड़ता। क्लियर है कि नहीं? तो दिमाग बिल्कुल अच्छे से खोल के रखना है, वहां पर चीजें क्यों इस्तेमाल हो रही है ऐसी। तो मैं यहां पर ये बोलता हूं कि कार्बन एक तरह का नहीं है प्रिंस, कार्बन एक तरह का नहीं है। नेचर में कार्बन 12 वाला भी था, 13 वाला भी था, 14 वाला भी था। तो सबने कहा कि यार 12 13 14 वाला, फिर 12 ही क्यों ले रहे हो? तो मेरे पास रीजन है, मैंने 12 क्यों लिया ध्यान समझेंगे। तो मैंने कहा यार 12 13 14 में से ना 14 वाले की तो अबंडेंस है ही नहीं, ना के बराबर है, और 13 वाला भी बहुत माइन्यूट परसेंटेज में है, बहुत माइन्यूट परसेंटेज में, और सबसे ज्यादा अबंडेंस इसी की है। तो मैंने इनका वेटेड एवरेज निकाला, जब मैंने इनकी वेटेज के हिसाब से एवरेज निकाला तो मेरा निकल गया 12 पॉइंट कितना 01, वो लगभग 12 के आसपास ही आया। वो इसलिए आया क्योंकि सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी थी? बोलो 12 वाले की थी। किसकी थी? तो मेरा आंसर भी किसके आसपास आ रहा है? एवरेज भी 12 के आसपास आ रहा है। ये वैसा एवरेज नहीं है जो आप 12 13 14 जोड़ते हैं, वेटेड एवरेज होता है, हम परसेंटेज के हिसाब से एवरेज निकालते हैं। किसके हिसाब से? बोलो। मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें पर केमिस्ट्री सीखनी है, हमें उतना डीप जाना ही नहीं इस टॉपिक के लिए। ठीक है, सो अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हारे को बिल्कुल दिमाग में चीज सेट हो जाएंगी। एक काम करते हैं, एक और की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमारे पास जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो होता है उसका डाटा मैं तुम्हें दिखाता हूं। एक क्वेश्चन क्लोरीन को लेके भी है। यस, अब नेचर में ना ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है बच्चों 1.9, ध्यान देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट द एटॉमिक मास, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया एवरेज ऑफ क्लोरीन। बच्चों एक बात बताओ, क्लोरीन के पास कितने पार्टिकल होते हैं?
न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? अरे बच्चों ऐसे मत करो, क्लोरीन के पास न्यूक्लियस सॉरी प्रोटॉन कितने होते हैं? 17 ही तो होते हैं, बस प्रोटॉन 17 होते हैं, न्यूट्रॉन तो कितने भी हो सकते हैं आइसोटोप के अकॉर्डिंग ना। तो 17 प्रोटॉन के 2 पार्टिकल मिले हिमांशी, 17 प्रोटॉन वाले कितने पार्टिकल मिले? 2। एक मिला मेरे को, बोलो क्या? क्लोरीन 35, एक मिला मुझे क्लोरीन 37। थे दोनों के पास 17 प्रोटॉन, लेकिन एक क्लोरीन ऐसा मिला जिसके पास 18 न्यूट्रॉन्स है, और एक क्लोरीन ऐसा मिला जिसके पास 20 न्यूट्रॉन्स है। कितने न्यूट्रॉन्स है? 20 न्यूट्रॉन्स है। समझ नहीं आ रहा? 2 क्लोरीन मिले। अब बात यह है कि इसका मास तो 35 यू है, इसका मास बोलो क्या है? 37 यू। सीधी ध्यान दो, इसका मास 35 यू है, इसका मास 37 यू है। तो मुझे तुम ये बताओ, एक का 35 यू, एक का 37 यू, अब मैं कितना मानूं भाई? तो प्रॉब्लम ये है कि सर मैं एवरेज लूंगा तो 36 आ जाएगा, 35 और 37 का एवरेज कितना आ जाएगा? 36। लेकिन फिर वही बात आती है, सर ये थोड़ा गलत है 36 एवरेज लेना, पहले अबंडेंस तो चेक कर लो। पहले क्या चेक कर लो? अबंडेंस। तो जब मैंने बच्चों अबंडेंस चेक करी, जब मैंने इनकी परसेंटेज अबंडेंस चेक करी, और लिखता है बल्कि कि परसेंट नेचुरल अबंडेंस, कि नेचर के अंदर ये कितना कितना अबंडेंट पाया गया, मतलब कितना कितना ये मिला, तो मिलता है कि 35 वाला जो मिलता है ना बच्चों, वो 75.77% तो मिलता है। और ये वाला कितना मिलता है बोलो? 24.23% ये मिलता है। और इनका जो एटॉमिक मास या मोलर मास है बेसिकली, या एटॉमिक मास ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इनका एटॉमिक मास मिलता है बच्चों, वो कितना मिलता है बोलो? इसका मिलता है 34.9689, और इसका मिलता है 36.9659। नियरली अगर आप बात करें कि 34.96 का मतलब तो बच्चों 35 ही है, तो इसका 35 है लगभग, इसका बोलो कितना है? 37। तो क्या मैं एवरेज 36 ले लूं? तो मैंने कहा 36 ऐसे नहीं लेना होता, आपको एवरेज मास लेना है। क्या लेना? बोलो एवरेज, मतलब वेटेड करके लेना है। कैसे लेना? बोलो वेटेड। अब फोकस करेंगे आप लोग सब बच्चे। इसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा मैं? तो मैं बोलूंगा एवरेज एटॉमिक मास। क्या करूंगा बोलो? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। बताओ कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा मैं सबकी ना परसेंटेज कितनी है, और मतलब किस एटॉमिक मास की परसेंटेज कितनी है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। तो मैं बोलूंगा बताओ जरा, इसका 34.9689 वाले की कितनी वेटेज लूंगा? बताओ कितनी वेटेज लूंगा? इसकी वेटेज लूंगा 75%। कितनी लूंगा? तो 72% वेटेज ऐसे आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान सुनना, इसकी कितनी वेटेज लूंगा? 36.9659 की कितनी वेटेज लूंगा? 24.23 बाय में 100। अब ये कहेंगे सर कैलकुलेशन तो बड़ी भारी भरकम है सर, पेपर में तो हालत खराब हो जाएगी। अब पेपर में कभी क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता, और अगर आएगा तो तुम्हें वो टीचर ही ना यहाँ पर 36.96 की जगह पे 36.9 या सॉरी 34.9 या सीधा इसको 35 लिखेगा, इसको बोलो क्या लिखेगा? 37। अब उसको 35 और उसको 37 कर दो, फिर तो कैलकुलेबल है कि नहीं? फिर तो कैलकुलेबल है कि नहीं? कि ये 35 हो और वो 37 हो, तो काजल हो जाएगा ना बच्चे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर जो आंसर आता है ना बच्चों, वो आता है 35.4। एग्जैक्ट देख लेते हैं कितना आएगा। 35.4। अच्छा लेकिन एक सोचो कि 35 पॉइंट इतना क्यों हुआ? तो दिमाग लगाओ, शायद आपको समझ में आ जाए, शायद आपको समझ में आ जाए। परसेंटेज अबंडेंस किसका ज्यादा है ये बताओ मुझे? परसेंटेज अबंडेंस किसका ज्यादा है? 35 वाले का 35.45। 35.45। मुझे तुम बस ये बताओ परसेंटेज अबंडेंस किसका ज्यादा है? 35 वाले का या 37 वाले का? 35 वाले का। तो आंसर नियर बाय किसके आएगा? 35 वाले के। इसलिए इसकी कैलकुलेशन घर पे कर लेना, चाहे 35.45 आएगा। तो 35.45 को नियरली टीचर्स क्या कहते हैं? 35.45 मतलब 35.5 मान के कर लो, 35.5। लेकिन क्लोरीन का 35.5 मानना है। तो अब आपको सोचना है कि क्लोरीन तो 35 वाला था, हमने 35.5 क्यों लिया? क्योंकि नेचर में क्लोरीन 37 वाला भी मौजूद है। क्या बोला? 37 वाला भी। तो पूरा तो 37 वाला नहीं है, 37 भी नहीं सकता, पूरा 35 वाला भी नहीं है, 35 नहीं सकता, तो मैंने एवरेज निकाला। क्या निकाला बोलो? एवरेज। और ये एवरेज भी मैंने कौन सा निकाला? वेटेड एवरेज निकाला। वेटेड एवरेज मतलब वेटेज के हिसाब से निकाला, इसका कितना वेटेज लो, उसका कितना वेटेज लो, इसलिए आंसर ऐसा आया। भैया कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक मजे की बात मैं सिखाऊं, एक मजे की बात सिखाऊं। अगर मान लो ये 35 वाला जो था ना, अगर ये 35 वाला होता 50%, सोचो, और ये 37 वाला भी होता बच्चों 50%, तो ये बिल्कुल बराबर होता ना, तो एग्जैक्ट एवरेज 36 आती। पता तुम्हें एग्जैक्ट एवरेज कितनी आती? 36। करके दिखाओ एक बार, आ जाओ, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा वेटेड एवरेज। 35 वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 50/100 से। और 37 वाले को भी किससे करोगे? बताओ, आधा आधा हो गया, तो ये हो गया 35/2, 37/2, 2 एलसीएम आया, 35 और 37 कितना हो जाएगा? ये हो गया 72। बोलो कितना आ गया? बिल्कुल बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? जितना परसेंट ये उतना परसेंट ये अबंडेंट है, तो 36 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन क्योंकि वो 75% और ये 24% नेचर में, इसलिए झुकाव ज्यादा किसकी तरफ मिल रहा है? 35 की तरफ।
क्योंकि होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि ज्यादा वेटेज नेचर में किसके बोलो 35 वाले की, तो ज्यादा संभावना भी है कि जिस भी चीज में हम ढूंढने जाएंगे वहां पर 35 वाला मौजूद हो। लेकिन ना तो 35 वाला माना 37 वाला, एवरेज माना बोलो कितना 35.45। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सोचना पड़ेगा मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, शायद समझ नहीं आ रहा। पक्का? तो ये सारे एवरेज एटॉमिक मासेस कैसे बने वो क्लियर होता है कि नहीं होता? स्वास्तिक? लेकिन आप कहेंगे सर अब हम कितने याद करें? तो बच्चों देखो मैंने तुम्हें एक बात बोली, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें याद ही नहीं रखना, क्योंकि जिस समय क्लोरीन का भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो नीचे लिख के देगा टेक एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। तुम्हारी समस्या खत्म होगी, खत्म। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब वो 35.5 लिख रहा है ना तो तुम्हें पता हो कि वो 35.5 क्यों आया, क्योंकि नेचर में क्लोरीन दो थे, एक 35 वाला और एक 37 वाला। तो दिमाग में तो घंटी चल रही है, या तो 35 होना चाहिए 37 यू होना चाहिए, या तो 35 यू है 37 यू है, 35.5 क्यों हो गया? तो हमने बोला कि दोनों की अबंडेंस को जब कंसिडर कर लिया तो वो एवरेज मानना पड़ा। क्या मानना पड़ा? एवरेज। क्योंकि किसी भी जगह पर हमें कैसे पता लगेगा 35 वाला 37 वाला, तो हमने एवरेज मान लिया कि एवरेज इतना है। अब जैसे 35-37 का तो एवरेज 36 बनता है, 36 इसलिए नहीं माना भैया, इसका परसेंटेज के हिसाब से माना गया। किसके हिसाब से बोला? परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से, कि ज्यादा परसेंटेज में ये है इसलिए मेरा जो आंसर है वो ज्यादा 35 वाले के नजदीक मिल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम थोड़ा सा अपने आंसर्स के नियर बाय होंगे, एक्यूरेसी के थोड़ा आसपास होंगे अगर हम ऐसा लेंगे तो। और बिना वेटेज के लिया तो भैया 36 ही लेोगे हर बार, और तुम्हें पता है ज्यादातर में 35 वाला बैठा होगा, तो तुम्हारे आंसर्स जो होंगे वो हमेशा ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारी बातें डिस्कस कर ली मैंने तुमसे। एक क्वेश्चन दे दूं इस तरह घर से करने के लिए? हाँ लिखो। समझ नहीं आ रहा शायद, मुश्किल नहीं है टॉपिक, थोड़ा सा बस ध्यान से सुनना है। अच्छा, ऑर्गन के पास क्या हिसाब किताब होता है? 18? अरे बताओ। ऑर्गन के पास होते हैं 18 प्रोटॉन, लेकिन 18 प्रोटॉन वाले हमें कई सारे पार्टिकल मिल गए। एक मिल गया ऐसा ऑर्गन जो 1836 था, एक मिल गया ऐसा ऑर्गन जो 1838 था, और एक मिल गया ऐसा ऑर्गन जो 1840 था। अच्छा, सबको मैंने ऑर्गन ही क्यों नाम दिया बच्चों? ताने मैंने सबको ऑर्गन नाम क्यों दिया? क्योंकि सबके पास 18 प्रोटॉन थे। न्यूट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद न्यूट्रॉन 18 है, इसके बाद 20 है, और इसके बाद 22 है। मैंने प्रोटॉन्स के आधार पर नाम दिया, तो मजबूरन मुझे सबको क्या बोलना पड़ा? ऑर्गन बोलना पड़ा। अब मैं मास कैसे लूं यार? मैं 36 यू मानूं या 38 यू मानूं या 40 यू? तो आप कहेंगे सर आप परसेंटेज अबंडेंस बताइए पहले। क्या बताइए? परसेंटेज अबंडेंस। तो पता लगा जो ये 36 वाला है ना बच्चों, ये नेचर में मात्र 0.337% है। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं 0.34% है। ये वाला जो है ये 0.06% है, और ये वाला जो है ये 99.6% है। ठीक है, आप टोटल करेंगे इट विल बिकम 100%। ठीक है, और इस वाले का मास जो है बच्चों 36 यू है, इस वाले का बच्चों 38 यू है, और इस वाले का बच्चों 40 यू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। सो अब आप लोगों को घर से कैलकुलेट ये करके आना है कि ऑर्गन का बेसिकली एक्चुअल एवरेज मास हम क्या लें। तो आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि किसके आसपास आंसर आएगा? ये बहुत नियर बाय 40 आएगा। और देखो इसका 18 एटॉमिक नंबर होता है, हम दुगना दुगना याद करते हैं, लेकिन दुगने से थोड़ा आगे। इसका कारण ही है कि नेचर में जो दुगने वाला ऑर्गन था ना वो ज्यादा था ही नहीं, ऑर्गन दुगने वाला ज्यादा था ही नहीं। 36 वाला जो मतलब 36 यू टीचर सिखाते हैं कि दुगना होना चाहिए, लेकिन समझ में आ रहा है कि वो टीचर क्यों बोलता है कि कुछ कुछ केसेस में बच्चों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो दुगने वाला उतना अबंडेंस है ही नहीं, उससे 38 वाला भी नहीं है, कितने वाला 40 वाले के अबंडेंस। इसका आंसर जो है ऑर्गन का जो हमारा एवरेज मास आएगा वो 40 के आसपास आएगा। किसके आसपास है बोलो? 40। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुश्किल लग रही है चीज? तो यार ये हुआ क्या, आज मैंने तुम्हें टॉपिक क्या कराया ना, थोड़ा ध्यान से सुनना है। मैंने तुम्हें टॉपिक कराया आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन मैंने तुम्हें दोबारा ऐड करवाया, और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऐड करवाई कि जो आइसोटॉप्स होते हैं हर आइसोटॉप का मास बोलो क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन जब मैं नेचर में जाऊंगा मैं कहूंगा ये लकड़ी जो मेरे पास यहाँ पर ये कार्बन की है, अब मैं इसके लिए कौन सा वाला आइसोटॉप मानूं? कार्बन 12 वाला, कार्बन 13 वाला, कार्बन 14 वाला। आपके से कुछ भी हो, हमने एवरेज कैलकुलेट कर रखा कि एवरेज मास भैया 12.01 है। क्या है बोलो? 12.01 ले लो, बहुत एक्यूरेट करना है, 12.01 ले लो, बस 12 भी ले लो चलेगा। मेरे पास मान लीजिए किसी चीज में क्लोरीन है, मेरे पास अभी लेबोरेटरी में क्लोरीन भी है, तो आप कहेंगे सर वो क्लोरीन 35 वाली है 37 वाली है? मुझे नहीं पता 35-37 वाली है, लेकिन आप
कैलकुलेशन पर्पस के लिए एवरेज के हिसाब से मान सकते हो कि हमें पता है कि 35 वाली क्लोरीन लगभग 75% है नेचर में और 37 वाली क्लोरीन 25% है। तो हमने जब वेटेज एवरेज के हिसाब से सोचे तो 35.5 लेके चलो 35 पॉइंट, तो हमारे भले ही 35 वाली हो 37 वाली हो, हमारा एवरेज के हिसाब से आंसर सही बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? कुछ क्लिक हो रहा है? मुश्किल लग रहा है टॉपिक? मुश्किल नहीं है, सीधी पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चे, तब क्लियर होगी चीजें, ठीक है? नहीं तो उससे पहले नहीं हो पाएंगी क्लियर, मजा भी नहीं आएगा, तुम्हें पढ़ने में दिक्कत लगेगा। जिस भी बच्चे का पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वो उतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा इसके अंदर। और पिछला आता है तो देखो कितनी जल्दी समझ में आ रहा है कुछ, है ना? सो गाइज मैंने तुम लोगों को क्या बताया दोबारा सुन लीजिए। आज का पहला टॉपिक था परसेंटेज कंपोजिशन। क्या तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आया कि वाटर के अंदर कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है? क्लियर है कि नहीं? ग्लूकोज में कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, टोटल मास ऊपर रखो उस पर्टिकुलर एटम का मास और इनटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? तो चाहे वाटर का पूछे, चाहे तुम लोगों से ग्लूकोज का पूछे, चाहे अल्कोहल का पूछे, चाहे सुक्रोज का पूछे, कर लोगे। स्वास्थ्य मुश्किल लग रहा है? इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया कि भैया आप कार्बन का बेसिकली 12U बोलते हैं, लेकिन रीजन क्या है 12U बोलने के पीछे समझ में आ गया तुम्हें? हमने सभी आइसोटॉप्स को कंसीडर भी करा जतिन, हमने सभी आइसोटॉप्स को कार्बन को कंसीडर भी कर लिया, लेकिन तब भी 12 के आसपास ही आया, बिकॉज सबसे ज्यादा मात्रा में नेचर में 12 वाला ही है, तो एवरेज भी 12 के आसपास ही आया। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्लोरीन के केस में हमारे पास दो क्लोरीन होते हैं 35 और 37 वाली, लेकिन हम 35 भी नहीं मानते, हम 35.5 मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 37 का भी वेटेज ठीक ठाक दिया हुआ है, तो वो उसको खींच के ले आया कि 35 से तो भाई थोड़ा सा आगे लेंगे हम एवरेज, और वेटेज एवरेज के हिसाब से ये 35.45 आया, नियरली आप इसको 35.5 ले सकते हैं। अब क्लिक करने लगा है, अगर दोनों बराबर होते, खुशी अगर दोनों बराबर होते तो हम ये 36 भी आता आंसर, क्योंकि बराबर वेटेज है तो बीच में आता बिल्कुल वैल्यू। और सोचो ये 0% होता, ये 0% होता और ये 100% होता, तो 100/100 करते, ये पूरा 35 आता और वो 0% 0 तो पूरा 35 आंसर आता। कितना आता बोला? 35। तो वेटेज एवरेज ऐसे कैलकुलेशन करती है, वो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करती है कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा है ना उसकी तरफ आंसर को ज्यादा लेके जाएगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ नहीं यार, आपको एवरेज ही लेना है वैसे, हमेशा एवरेज, क्योंकि आपको कैसे पता है कौन सा क्लोरीन है? अभी हमारे पास क्लोरीन है, कौन सा क्लोरीन है पता नहीं, तो हम 35.5 ले लेते। क्या लेते? 35.5। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद मैंने बोला क्लियर है? कैसे करोगे बताना जरा इस क्वेश्चन को, कि 36 लोगे फिर इंटू करोगे, बोलो किससे? इसकी परसेंटेज से, फिर 38 लोगे इंटू करोगे इसकी परसेंटेज से, 40 लोगे इंटू करोगे इसकी परसेंटेज से, फिर आंसर निकलेगा। चाहे आप इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना। ये क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस भी 0.01% ही है। ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो टीचर्स इसकी जगह पे बहुत अच्छे टॉपिक्स अभी आने वाले हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पता है, उस पर आएगा क्वेश्चन। उसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उस पर आएंगे क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन करना तो है ना, हमने बोला कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम बेसिक से बेसिक बात भी डिस्कस करेंगे चैप्टर की, तब हम, क्योंकि हमारा मेन अभी ये नहीं कि हमें ये पेपर ही देना है। मेरा मेन मतलब ये है कि अगर कल तुम 12वीं के बाद नीट या जेईई के लिए जा रहे हो ना, तो तुम्हारे एकेडमिक्स इतना मजबूत होना कि तुम लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आ रही, कि तुम यहाँ के बाद अगर कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो एंट्रेंस की तैयारी के लिए, तुम कोटा जाओ, एलन जाओ, फिजिक्स वाला जाओ, वट कहीं भी जाओ, लेकिन जब वो बात करेंगे ना तुमसे आगे के, तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त होने चाहिए। वो एवरेज एटॉमिक मास बोल रहे हैं, इतना तो पता है, इसके आगे की बात क्या ऐड करनी है, आ रही है बात समझ में? तो ये मजबूत होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, हो सकता है सिलेक्शन आपका रनिंग में ही हो जाए। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा बात हम ज्यादा करेंगे, लेकिन करेंगे सब कुछ। हो पा रहा है क्लियर? इसको नोट भी करना है कॉपी के अंदर। कल अपना सेम फिजिक्स का रहेगा, फिजिक्स में हम चल रहे हैं किस पे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बच्चों। ये फॉर्म एक बार ले जाओ सब बच्चे, कल लेके आना है, एक बार फॉर्म दे दो मुझे, एक बार मैं दे देता हूँ जिसने फॉर्म नहीं भरा है। हाँ, मैथ्स की क्लास दूसरे